गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 11th क्लास बायोलॉजी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में हम जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं कि हम जूलॉजी और बॉटनी दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं अलग अलग। और बॉटनी जो है जिसमें हम पादपों का यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो पेड़ पौधों में एक हम बात करें कि दो महत्वपूर्ण या मुख्य रूप से दो भाग होते हैं पौधों के, या फिर सभी जीवों के दो भाग होते हैं, एक तो कायिक भाग और एक लैंगिक भाग। तो जो लैंगिक भाग है उसका पौधे का लैंगिक भाग होता है पुष्प यानी फ्लावर। और पुष्प के अलावा जो कुछ भी भाग उसके बचे जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, कलिकाएं हैं, ये सब उसके कायिक भाग कहलाते हैं। तो आज हम पौधे के लैंगिक भाग यानी पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पुष्प के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, ये भाग जो हैं आपको आगे काम में आने वाले हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो लिख देते हैं पुष्प यानी फ्लावर। पुष्प है क्या चीज़ होती है पुष्प? पुष्प हमारे लिए एक सौंदर्य का साधन हो सकता है। हम पूजा में और भी बहुत सारे कामों में फूलों को लेते हैं, लेकिन अगर अपन पौधे की दृष्टि से बात करें तो पौधे के लिए पुष्प सिर्फ एक लैंगिक जनन का एक मुख्य भाग है, जिसकी सहायता से वो जनन करता है, अपनी संतति को बनाए रखता है। तो पुष्प क्या है? वास्तव में एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह उसे कहते हैं जो भूमि से ऊपर निकलने वाला भाग है, जिसमें जड़, तना, पत्ती, शाखाएं सब आ जाती है, उसको बोलते हैं प्ररोह। तो एक रूपांतरित प्ररोह है जो कि जननांग का कार्य करता है, यानी पौधे का मुख्य जो जननांग है जो लैंगिक जनन में काम आने वाला है वो होता है पुष्प। तो पुष्प की संरचना की बात करते हैं हम। तो एक प्रारूपी जो पुष्प है उसमें अगर हम देखें तो कौन कौन से भाग नजर आएंगे हमको? तो पुष्प की हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिस तने पर पुष्प लगा होता है, पुष्प जहाँ से निकला होता है, हम क्या देखते हैं वहाँ पर कई बार एक पत्ती आपको दिखाई दे सकती है। तो जिस शाखा से पुष्प निकल रहा है, जिस तने की पर्व संधि से पुष्प निकल रहा है, वहाँ पर एक पत्ती आपको दिखाई दे सकती है। तो उस पत्ती को हम क्या कहते हैं? इस पत्ती को बोलते हैं सहपत्र। जिस पत्ती के कक्ष से पुष्प निकलता है उस पत्ती को क्या बोलते हैं? सहपत्र, ठीक है। अब जिस डंठल-नुमा संरचना पर पुष्प लगा होता है, जैसे कि ये डंठल-नुमा संरचना है, इसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत। जिस डंठल-नुमा संरचना पर पुष्प लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसके बाद ये एक फूला हुआ भाग आ जाता है इसका पुष्प का ये फूला हुआ भाग है, या फिर हम कह सकते हैं कि पुष्प वृंत का अंतिम फूला हुआ भाग ये वाला। तो ये जो अंतिम पुष्प वृंत का अंतिम फूला हुआ जो भाग ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम क्या? पुष्पासन।
पुष्प का आसन, क्योंकि इसी के ऊपर पुष्प लगा होगा। अब पुष्प के ये जो भाग हो गए ये सहायक भाग हैं। अभी इसके जो ये दो भाग हैं ये भी सहायक कहलाते हैं। तो ये है इसका बाह्य दल, ठीक है, जो कि हरे रंग की पत्तियों के रूप में सबसे बाहर पाई जाने वाली संरचना है। जैसे कि आपने अगर गुलाब का फूल देखा है तो वो हरी रंग की पत्तियों में बंद रहती है उसकी पंखुड़ियाँ। तो जो हरे हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियाँ हैं उनको हम बोल रहे हैं बाह्य दल। इनको संयुक्त रूप से बाह्य दल पुंज कह देते हैं, ठीक है। और अकेले को क्या बोलेंगे? बाह्य दल। बाह्य दल के अंदर की तरफ ये रंगीन जो होते हैं वो दल कहलाते हैं। संयुक्त रूप से इनको दल पुंज कह देते हैं और अकेले को, सिंगल को क्या बोलेंगे? दल बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें इस तरह की संरचनाएं आपने देखी होंगी पुष्प में। तो इस तरह की जो संरचनाएं हैं इनको हम बोलते हैं पुंकेसर। अकेले को पुंकेसर और संयुक्त रूप से क्या बोल सकते हैं? इनको उमंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी पुंकेसर या उमंग। यहाँ पर इसका जो ये बीच में हम बना देते हैं, ये फ्लास्क के समान जो संरचना नजर आ रही है इस संरचना को बोलते हैं स्त्रीकेसर या अंडक, और संयुक्त रूप से इनको हम बोलेंगे जायांग। यानी कि अकेले को क्या बोल रहे हैं? स्त्रीकेसर या अंडक बोल रहे हैं, और बहुत सारे अगर अंडक मिल जाए तो क्या बन जाता है? जायांग। उसी प्रकार अकेले को पुंकेसर बोल रहे हैं और बहुत सारे पुंकेसर अगर मिल जाएं तो उनको क्या बोलेंगे? उमंग बोलेंगे। अकेले को दल बोल रहे हैं, सभी दलों को मिलाकर क्या बोलेंगे? दलपुंज। अकेले को बाह्य दल बोल रहे हैं, सभी बाह्य दलों को मिलाकर क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज, ठीक है। तो ये एक प्रारूपी पुष्प की संरचना है। और इसमें हम जो देख रहे हैं कि जो सहपत्र है, जिस पत्ती के कक्ष से पुष्प निकल रहा है उसको सहपत्र कहते हैं। पुष्प व्रंत जो है इसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। पुष्प व्रंत जो कि पेटियोल है वो डंठलनुमा संरचना है जिस पर पुष्प लगा होता है। पुष्प व्रंत का अंतिम फूला हुआ भाग जो है वो पुष्पासन या थैलेमस कहलाता है। इसमें सबसे बाहर जो हरे रंग की पत्तियां निकली होती है वो बाह्य दल या बाह्य दल पुंज कहते हैं इनको। ये सेपल्स हैं। सेपल्स के अंदर दल कंबाइंड जिनको दल पुंज बोल रहे हैं वो पेटल्स हैं। तो दल पुंज को हम कोरोला कह देते हैं और बाह्य दल पुंज को कैलिक्स बोल देते हैं। इसके अंदर जो पुंकेसर है ये नर जननांग है। मेल जो सेक्स ऑर्गन है इसका वो पुंकेसर है, पुमंग या एंड्रोसियम। पुंकेसर को स्टमन बोलते हैं और पुमंग को एंड्रोसियम बोलते हैं। इसी प्रकार से जो सबसे अंदर की तरफ चक्र में जो है वो स्त्रीकेसर या अंडक या इसको कार्पल बोल देते हैं, पिस्टिल भी बोला जा सकता है, और कंबाइंडली इनको हम गाइनोसियम बोल देते हैं। ये एक मादा जननांग है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का। तो इस तरह से ये जो अंडक और उमंग ये तो हो जाते हैं इसके मुख्य जनन अंग। पुष्प के मुख्य जनन अंग क्या है? पुंकेसर और अंडक। पुंकेसर में नर युग्मक बनते हैं, परागकण बनते हैं जिनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं, जबकि अंडक यानी जो स्त्रीकेसर है उसके अंदर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है जिसको भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह के प्रारूपी पुष्प की संरचना हमने यहाँ बनाई है और उम्मीद है ये जो डायग्राम है आपको समझ में आया होगा। और इस पुष्प के आधार पर ही सारा लैंगिक जनन चलता है। तो आज की क्लास में हमने पुष्प की संरचना बनाना सीखा, उसके विभिन्न भाग जो समझे। ये जो पुष्प की संरचना है इसमें हमने इसके सारे भाग देख लिए हैं। इसमें हम इन भागों का अगर
वास्तव में सबका कार्य देखना चाहें तो जो सहपत्र है, ये सहपत्र के आधार पर ही हम पुष्पों को सहपत्री और असहपत्री कहते हैं। जिसमें इस पत्ती पाई जाती है वो सहपत्री पुष्प कहलाते हैं, जिसमें ये पत्ती नहीं पाई जाती वो असहपत्री पुष्प कहलाते हैं। तो ये जो पुष्पदंत है, डंठल है, जिसकी सहायता से पुष्प को हम पकड़ते हैं और ये पुष्प इसी के ऊपर लगा हुआ होता है। पुष्पासन पुष्प का आसन है। कई ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें ये बाद में फल में भी बदल जाता है, जैसे कि सेब में। सेब जो है वो एक आभासी फल है, जिसको अपन फॉल्स फ्रूट कहते हैं, और उसका जो फल वाला खाने वाला भाग है वो पुष्पासन से ही निर्मित होता है। सबसे बाहर जो पुष्प में मुख्य रूप से 4 प्रकार के पुष्प पत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला बाह्यदल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्रीकेसर या अंडक। तो जिसमें बाह्यदल है वो सबसे बाहर का चक्र होता है। ये प्राय हरे रंग के होते हैं और इनका मुख्य काम होता है आंतरिक पुष्प पत्रों को सुरक्षा प्रदान करना। ये जो हैं ये प्राय हरे रंग के होते हैं। जैसे हमने बात की, जब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इनको संयुक्त बाह्यदली बोल देते हैं। जब ये अलग अलग रहते हैं तो इनको पृथक बाह्यदली कह देते हैं। बाह्यदल के भीतर की तरफ जो अगला चक्र है वो दलों का है, जिनको संयुक्त रूप से हम दलपुंज कह रहे हैं। और ये विभिन्न रंगों के होते हैं, अलग अलग लाल, पीले, हरे, नीले, ये विभिन्न रंगों के होते हैं। और इनका मुख्य काम होता है परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। और ये जो है, हम इसमें देखें कि ये जो दल है ये जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इनको हम बोल देते हैं संयुक्त दली, और जब ये पृथक पृथक होते हैं तो इनको हम बोल देते हैं पृथक दली। इनका काम होता है कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना। दलों के भीतर की तरफ पुंकेसर है, जिनको संयुक्त रूप से हम उमंग कह रहे हैं। ये मुख्य नरजननांग है और इसके अंदर जो है इसका मुख्य भाग जो परागकोश होता है उसमें लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं, जिनमें लघु बीजाणु यानी परागकण बनते हैं, जो कि एक नर युग्मक की तरह कार्य करता है। अंतिम जो इसका जो भाग है वो स्त्रीकेसर या अंडक है, जो कि संयुक्त रूप से जायांग कहलाते हैं। इनके अंदर भी गुरु बीजाणु धानियाँ होती हैं, जिनमें गुरु बीजाणु बनते हैं और एक सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि करके भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है, जिसके अंदर बीजांड निर्मित होता है। और बीजांड ही वो संरचना है जो आगे वृद्धि करके बीज में बदल जाती है। इसके अंदर एक अंड कोशिका भी होती है बीजांड के अंदर, जो बाद में नर युग्मक से संयोग करके युग्मनज का निर्माण करती है, जो कि भ्रूण में बदल जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर हम जब आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो ये एक संरचना होती है जिसको हम बीजांड कहते हैं। ये क्या है? बीजांड। इसी से बाद में बीज बनता है और ये जो इसका नीचे वाला ये जो फ्लास्क के समान भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय, यानी कि ओवरी। इसी से बाद में फल का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये एक प्रारूपी पुष्प की संरचना है जो लैंगिक जनन का प्रमुख आधार होता है। और हम कहें कि बिना पुष्प के लैंगिक जनन संपन्न नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपने पुष्प का एक शुरुआती जो डायग्राम देखा है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। बहुत ही सरल डायग्राम है, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर इसमें अपन बना सकते हैं। और इसको बार बार प्रैक्टिस करके इसके विभिन्न भागों का आप नाम और उनका जो महत्व जो भी बताया गया उसको याद रखें, क्योंकि ये चीज़ें बाद में आने वाली हैं काम। आप फिर बाद में सोचोगे ब्रैक्ट सहपत्र क्या होता है, पुष्पवृंत क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, यानी पुष्पासन। तो सारी चीज़ें आपको आगे आने वाली हैं, आगे भी बताई जाएंगी। तो इस तरह से ये पुष्प जो है इसकी संरचना हमने पढ़ी आज। तो अपनी जो ऑनलाइन पढ़ाई है बच्चों, उसको घरों में ही सुरक्षित रहते हुए जारी रखिए। अपना समय जो पढ़ाई का है उसका सदुपयोग कीजिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। बी सेफ, स्टे होम।